हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर के द्रवीय एवं वायवीय इंजीनियरिंग हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं जो न्यू सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग होगा। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के आज हम सेकेंड ईयर के सेकेंड यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट यूनिट के आपको थ्योरी नोट्स और न्यूमेरिकल्स सभी प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। जो स्टूडेंट्स उन वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करके वहां पर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड यूनिट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर के द्रवीय एवं वायवीय इंजीनियरिंग यानी कि हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का। तो कंप्लीट कोर्स यहां पर आपको दिया जा रहा है न्यू सिलेबस 2022 के अनुसार। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज सपोर्ट जीवन क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर सेकंड, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, जिसको बोलते हैं दाब एंड उसका मापन। सबसे पहले दाब को देखेंगे। दाब की संकल्पना क्या है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ प्रेशर हमारे पास यहां पर दिया गया है कि द्रव स्थैतिक दाब द्रव की स्थिर अवस्था में द्रव द्वारा किसी संपर्क सतह पर डाला गया दाब होता है जो सदैव सतह के लंबवत कार्य करता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि द्रव स्थैतिक दाब द्रव की स्थिर अवस्था में द्रव द्वारा किसी भी संपर्क सतह पर डाला गया वह दाब है जो सदैव सतह के लंबवत कार्य करता है। तो दाब का कंसेप्ट तो हम यहां पर ये देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि कोई भी स्थिर दाब यानी कि द्रव स्थैतिक द्रव कोई स्थिर अवस्था में है, उसके द्वारा जो भी उसके निचले सतह पर दाब डाला जा रहा है, दबाव लगाया जा रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, दाब कहते हैं। और वह कितने क्षेत्रफल पर लगाया जा रहा है उसका कंसेप्ट हम यहां पर देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप याद रखना कि यह सदैव सतह के लंबवत होता है, यानी कि जिस सतह पर लगेगा उसके सदैव लंबवत ही होता है, ठीक है। कुल दाब या संपूर्ण दाब की बात करें तो किसी तरल के द्वारा किसी सतह पर लगाया गया कुल बल उस तरल का उस सतह पर कुल दाब यानी कि संपूर्ण दाब कहलाता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि यह बल सदैव संपीड़न यानी कंप्रेस प्रकार का होता है और उस सतह के लंबवत कार्य करता है। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ये कोई बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है तो यह इस सतह पर दाब लगाएगा। इस सतह पर दाब कैसे लगाएगा, इस तरीके से। इस सतह को लेंगे तो इस सतह पर इस तरीके से दाब लगाएगा, इसके एकदम लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर दाब लगेगा, ठीक। और इस सतह को दबाने की कोशिश करेगा यानी कि संपीड़ित करेगा, और कंप्रेसिव की कंडीशन में यह हमेशा होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है न्यूटन इसका मात्रक होता है। दाब तीव्रता या फिर इकाई दाब यानी कि प्रेशर इंटेंसिटी या यूनिट प्रेशर की बात करें तो सतह के इकाई क्षेत्रफल यानी कि हम बोल सकते हैं यूनिट एरिया पर तरल द्वारा लगाए गए बल को इकाई दाब यानी कि द्रव दाब कहते हैं, दाब की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो सतह के इकाई क्षेत्रफल पर तरल द्वारा लगाए गए बल को इकाई दाब या फिर दाब तीव्रता, और इसी को हम बोलते हैं दाब का जो है फॉर्मूला होता है P = F/A यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, बल अपॉन क्षेत्रफल। और यदि हम बात करें MKS पद्धति में इसके यूनिट की तो kgF/m² हो जाएगा, और ऐसा यूनिट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नोट में आपको ये पॉइंट दिया गया है, इसको याद रखिएगा। 1 kgF/cm² इक्वल टू होता है 10⁻⁴ kgF/मीटर²। और यही अगर हम न्यूटन में कन्वर्ट करें तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और इसी को हम बार में कन्वर्ट करें तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 बार, और 1 बार इसी को हम बोलते हैं 1 ATM, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर, यानी कि 1 वायुमंडल, इस तरीके से हम यहां पर बोल सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं द्रव के अंदर दाब यानी कि प्रेशर विद इन ए लिक्विड। द्रव के अंदर दाब किस तरीके से, कंसेप्ट को यहां पर हम बताते हैं। देखिए, सभी तरल अथवा द्रव अपने भार के कारण दाब डालते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब उस बिंदु के ऊपर के जो द्रव है उसके भार का कारण होता है। भार की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी द्रव की गहराई पर निर्भर करती है। द्रव कितना गहरा है वह उसकी इंटेंसिटी यानी कि दाब के मान पर निर्भर करेगी, ठीक है। जो गहराई है जितनी जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दाब का मान भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसे समझने के लिए एक
सीधा समान अनुप्रस्थ काट वाला बर्तन लेते हैं और इसमें W यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो स्पेसिफिक वेट होता है, अपेक्षित भार, उस अपेक्षित भार वाला एक द्रव H ऊंचाई तक भरा जाता है। बर्तन की तली का क्षेत्रफल A है जो ऊपर तक एक समान है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बर्तन ना तो इस तरीके का होना चाहिए ना ही इस तरीके का होना चाहिए, केवल एक समान होना चाहिए, यानी कि सीधा और इस तरीके से, यानी कि जो बर्तन में यहाँ पर क्षेत्रफल है वही बर्तन का क्षेत्रफल यहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरीके से ये बर्तन लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये बर्तन ले लिया, इसमें जो है पानी भरा हुआ है और ये जो है इसका तली का क्षेत्रफल दिखाया गया है, ठीक है। बर्तन में भरे द्रव का कुल भार W बराबर जो होता है वो है द्रव का अपेक्षित भार और गुणा में द्रव का आयतन। तो क्या हो जाएगा, द्रव का अपेक्षित भार W है, स्मॉल w, और द्रव का आयतन क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, तो यानी कि A इंटू H, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो कैपिटल W यानी कि कुल भार इक्वल टू हो जाएगा स्पेसिफिक वेट स्मॉल w AH। चूंकि द्रव की ऊंचाई तली के सभी बिंदुओं पर समान है, इस कारण द्रव का कुल भार W ही तली पर कुल दाब डालेगा। तो कुल दाब इक्वल टू होता है P इक्वल टू W, यानी कि जो हमारा वेट है उसी के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि P इक्वल टू कुल दाब अपॉन सतह का क्षेत्रफल यानी कि तली का क्षेत्रफल। तो P इक्वल टू कुल दाब हो जाएगा हमारे पास W AH, यानी कि P के इक्वल ये है तो P अपॉन A। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल W जो हमारे पास ये है, तो कैपिटल W अपॉन A, और कैपिटल W की वैल्यू हमारे पास है स्मॉल w AH अपॉन A। तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास WH। और याद रखिएगा, देखिए जो स्पेसिफिक वेट होता है उसी को हम कहते हैं रो और G, इसीलिए हम कहते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, रो GH होता है द्रव के अंदर का दाब, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो समीकरण 1 के अनुसार जो हमारे पास ये समीकरण बनी है, इसके अनुसार दाब या फिर दाब की तीव्रता की परिभाषा जो है हम इस तरीके से बता सकते हैं कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता यानी कि प्रेशर इंटेंसिटी द्रव के अपेक्षित भार तथा उस बिंदु पर द्रव की ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द्रव में किसी बिंदु पर दाब तीव्रता उस बिंदु पर द्रव की ऊंचाई के समानुपाती होती है, यानी कि प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि P समानुपाती H, तो किसी भी द्रव के लिए अपेक्षित भार W का मान स्थिर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्रव स्थितिकी के मूल सिद्धांत की। द्रव स्थितिकी के मूल सिद्धांत क्या है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए द्रव स्थितिकी के मूल सिद्धांत जो है वो निम्नलिखित है। क्या, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता उस बिंदु पर द्रव की ऊंचाई के समानुपाती होती है, यानी कि किसी द्रव के लिए P जो है वो समानुपाती होगा H के, ठीक है। स्थिर द्रव के कारण किसी बिंदु पर दाब तीव्रता यानी कि प्रेशर इंटेंसिटी सभी दिशाओं में कैसी होती है, समान होती है। किसी सतह पर स्थिर अवस्था में द्रव का दाब हमेशा उस सतह पर लंबवत कार्य करता है, ठीक है। इन पॉइंट को याद रखिएगा। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पास्कल का नियम। पास्कल का नियम जो है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो पास्कल का नियम क्या है, देखिए फ्रांसीसी गणितज्ञ थे बी पास्कल। क्या, कौन थे, बी पास्कल। उन्होंने 1653 में क्या किया था, एक जो नियम है वह सिद्ध किया था कि यदि कोई स्थिर तरल अवस्था में, स्थिर अवस्था में है, कोई तरल कोई भी हम ले लिया, जैसे पानी, कोई तालाब का पानी है, किसी बर्तन में पानी है, स्थिर है, स्थिर अवस्था में होना चाहिए, तो कोई भी तरल हो स्थिर अवस्था में वो सभी दिशाओं में किसी बिंदु पर समान दाब लगाता है। ये कंसेप्ट उन्होंने दिया था। और कैसे, आइए इसको समझते हैं। मान लो कि ये जो है एक बर्तन में कोई हमने एक टुकड़ा डाल दिया कोई वस्तु का, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसकी अगर ये इस तरीके की सतह है तो ये उसके लंबवत ही बल डालेगा, ठीक है। ये अगर इस तरफ से देखेंगे तो ये इस सतह पर ये इसके लंबवत लगेगा और इस सतह पर जो है ये इसके लंबवत बल लगाएगा, ठीक है। तो क्षैतिज संतुलन में हम कैसे करते हैं, देखिएगा यहां पर अगर हम ये एक बल लगा रहे हैं तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये और ये, ठीक है। तो ये अगर P3 है तो यहां पर P cos थीटा और ये है हमारे पास P sin थीटा। तो यहां पर देख सकते हैं कि अगर हम इस साइड में थीटा एंगल बनाए तो थीटा एंगल के साथ जो होगा वो cos थीटा टर्म होगी और जो एंगल के साथ नहीं होगा वो sin थीटा टर्म होगी, ठीक है। तो क्षैतिज दिशा में और जो ऊर्ध्वाधर दिशा में दो कंपोनेंट बनेंगे। तो क्षैतिज संतुलन में हम देखें तो क्षैतिज संतुलन में P2 है और P3 sin थीटा है। तो देखिएगा P3 sin थीटा इंटू AB, यानी कि हम कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास ये संतुलन में फोर्स है तो फोर्स हमारे पास क्या होगा कि जो भी
हमारे पास कंपोनेंट है P3 sin थीटा और इनटू में इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा AB और इनटू में इसकी थिकनेस। ठीक है, इसी तरीके से जो इसका क्षैतिज कंपोनेंट ये वाला है P2 इंटू इसका एरिया कितना है, किस क्षेत्रफल पर लगा हुआ है, BC पर, उसकी थिकनेस कितनी है, T है। तो यहां से हम देख सकते हैं P3 AB sin थीटा इंटू T और P2 BC sin थीटा इंटू T। तो यहां से T से T कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां देखिएगा P3 और देखिए AB sin थीटा, AB sin थीटा कहां पर है, AB ये है और ये हमारे पास अगर AB का कंपोनेंट देखें, देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसके कंपोनेंट देखें तो एक कंपोनेंट तो इसका ये है, तो ये क्या हो जाएगा AB cos थीटा, ये तो हो जाएगा AB cos थीटा। एक कंपोनेंट इसका ये जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास AB sin थीटा, AB sin थीटा। तो यहां पर देखिएगा ये कंपोनेंट जो है ये इस कंपोनेंट के बराबर है और ये कंपोनेंट कौन सा है, ये कंपोनेंट है BC। तो इसका मतलब ये है कि AB sin थीटा, AB sin थीटा जो है वो BC के बराबर है। तो इसलिए हमने क्या लिखा, AB sin थीटा को BC लिखा। यानी कि हम देख सकते हैं यहां पर कि साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB, साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB, यानी कि BC अपॉन AB, इस तरीके से। तो AB साइन थीटा इक्वल टू BC हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से cos थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB, तो AB cos थीटा इक्वल टू AC। तो AB sin थीटा इक्वल टू BC, तो BC से BC कैंसिल आउट, T से T कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हो गया P3 इक्वल टू P2। इस तरीके से अगर हम देखें कि वर्टिकल कंपोनेंट को हम संतुलित करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक तो वर्टिकल कंपोनेंट है P3 cos थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट है P1। तो P1 और P3 cos थीटा के बारे में लिखेंगे। तो यहां पर अगर हम फोर्स देखें तो एक तो ये है और किस क्षेत्रफल पर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है AB पर। तो P3 cos थीटा इंटू AB और इंटू इसका थिकनेस T। इसी तरीके से P1 किस पर लगा हुआ है, AC पर लगा हुआ है, तो AC P1 पर लगा हुआ है, तो क्षेत्रफल पर तो हम देखेंगे कि P1 इंटू AC इंटू थिकनेस T। तो यहाँ पर T से T कैंसिल आउट हम करेंगे ही और देखिएगा इसी तरीके से हम कहेंगे P3 AB cos थीटा और यहाँ पर P1 AC। इसी तरीके से AB cos थीटा को हम रखेंगे AC और AC से AC कैंसिल आउट हो जाएगा, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P1 इक्वल टू P3। तो हम कह सकते हैं कि P1 जब P3 के इक्वल है और P3 किसके इक्वल है, P2 के इक्वल है, तो तीनों जो है फोर्स हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हैं। तो कोई भी कंपोनेंट अगर किसी स्थिर द्रव में अगर उस कंपोनेंट पर फोर्स लगता है तो वह जो है हर डायरेक्शन में बराबर होगा। ठीक है, ये हम कह सकते हैं, यही है हमारे पास जो पास्कल का नियम था, पास्कल ने दिया था। द्रव दाब पर बर्तन के आकार का प्रभाव किस तरीके से होता है, आइए उसको जान लेते हैं। हमें ज्ञात है कि द्रव के किसी बिंदु पर द्रव का दाब उस बिंदु की द्रव के स्वतंत्र तल से गहराई H तथा अपेक्षित भार W पर निर्भर करता है। द्रव का दाब बर्तन के आकार तथा साइज के प्रभाव से मुक्त होता है और इसे जो है हम इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, पास्कल बर्तन द्वारा दिखाया गया है। इसके अनुसार विभिन्न आकार तथा साइज के बर्तन तथा एक क्षैतिज नली से जुड़े हैं और उनमें द्रव भरा हुआ है। देखिएगा किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। पास्कल वेसल, यानी पास्कल वेसल कौन सी है, देखिए पास्कल वेसल हमने आपको दिखाया गया है इस फिगर के माध्यम से, और उसमें क्या है, उसमें विभिन्न आकार के साइज के बर्तन जुड़े हुए हैं। ये पास्कल वेसल है, मान लो पास्कल वेसल। ठीक है, इसमें विभिन्न आकार के बर्तन जुड़े हुए हैं, ठीक, और उनमें द्रव भरा हुआ है। तो इन बर्तनों के क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल ए बी सी डी, ठीक है, ये पास्कल वेसल इस तरीके से, और इसमें जो है ये बर्तन जुड़े हुए हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग बर्तन हैं। तो यहाँ पर ABCD तथा समान गहराई H पर द्रव दाब जो है वो कैसा होगा, समान होगा, जबकि बर्तनों में द्रव का कुल भार अलग अलग होगा, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग और इसमें अलग होगा। ठीक है, तो पास्कल के नियमों के अनुप्रयोग के बारे में जान लें तो हम कह सकते हैं कि पास्कल के सिद्धांत के अनुसार उसके आधार पर ही हम द्रव स्थितिकी में आने वाली सभी समस्याओं का हल ज्ञात कर लेते हैं। इस नियम के आधार पर अनेक हाइड्रोलिक मशीनें बनाई गई हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक लिफ्ट आदि, जो द्रव स्थितिकी के मूल सिद्धांत अर्थात पास्कल के नियम के आधार पर कार्य करती हैं। इस अध्याय के यानी कि जो भी हमारे पास ये चैप्टर चल रहा है, इसके अंतर्गत जो दिए गए सभी उदाहरण है वो इस सिद्धांत पर आधारित है। ये पूरा चैप्टर जो है, ये पूरी यूनिट इसी सिद्धांत पर आधारित है, इसी सिद्धांत को लागू करती है। अब देखिए बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सबसे पहले हम देख लेते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायु द्वारा पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर डाला गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक बात हम आपसे अगर कहें कि जो भी हमारे पास तरल हैं, ठीक है, तो अन्य तरलों की ही भांति उसी तरीके से वायु भी अपने भार के कारण जो है हर किसी वस्तुओं पर
ठीक है, सब वस्तुओं पर दबाव डालती है, और वायु की सतह इकाई क्षेत्रफल पर जितना भी दाब डालती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे धरातल के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। तो वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1.0332 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं 76 सेंटीमीटर पारा स्तंभ, यानी कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और 10.33 मीटर पानी का स्तंभ के हम नापते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 10.135 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं गेज प्रेशर की। गेज प्रेशर क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर उससे ऊपर मापा गया जो भी दाब है उसी को हम कहते हैं गेज प्रेशर। तो गेज दाब पैमाने का वायुमंडलीय दाब शून्य होता है। गेज दाब पैमाने का वायुमंडलीय दाब क्या होता है, शून्य। गेज दाब वायुमंडलीय दाब से कम या फिर ज्यादा होता है। यदि गेज दाबमापी वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि गेज दाबमापी जो है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब को प्रदर्शित करता है, यानी कि पॉजिटिव और कम दाब प्रदर्शित करता है निगेटिव को। ठीक है, पॉजिटिव अगर होगा तो ज्यादा अधिक दाब होगा, और निगेटिव अगर प्रकार का दाब होगा तो वह जो है कम दाब होगा। निगेटिव प्रकार का दाब निर्वात, यानी कि जिसको हम कहते हैं चूषण दाब कहलाता है। इस दाब को मापने वाला दाबमापी जो है निर्वात दाबमापी कहलाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि निर्वात दाब को कौन सा दाबमापी नापता है, निर्वात दाबमापी। इसी तरीके से वैक्यूम प्रेशर निर्वात दाब होता क्या है, यह होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो वायुमंडलीय दाब से नीचे मापा जाने वाला दाब निर्वात दाब कहलाता है। परम निरपेक्ष दाब एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, तो परम शून्य यानी कि एब्सोल्यूट जीरो को आधार मानकर इसके ऊपर मापा गया दाब जो होता है वो परम दाब कहलाता है, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर का दाब जब हम मापते हैं तो उसको कहते हैं हम परम दाब, यानी कि निरपेक्ष दाब। परम दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब। निरपेक्ष दाब वायुमंडलीय दाब माइनस गेज दाब, यानी कि निर्वात दाब। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेशर मेजरिंग डिवाइस कौन कौन से हैं। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस यानी कि जिससे हम प्रेशर को मापते हैं, दाब मापन यंत्र, दाब मापक यंत्र के बारे में बात करते हैं। इनसे यानी कि ये ऐसे डिवाइस है जिनसे हम प्रेशर को मेजर करते हैं। वो कैसा भी प्रेशर हो सकता है, जैसे कि वैक्यूम प्रेशर हो सकता है, किसी नली का प्रेशर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीजोमीटर की। पीजोमीटर जो है इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पीजोमीटर जिसको हम कहते हैं द्रव दाब मापी नली। ठीक है, तो पीजोमीटर किस तरीके से काम करता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए पीजोमीटर जो है, पीजोमीटर नली है। ठीक है, पीजोमीटर नली है और ये एक मैनोमीटर का सरलतम रूप है जिसे द्रव के मध्य दाबों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि द्रव के मध्य कहीं पर भी दाब का अगर मापन करना है तो हम जो है पीजोमीटर यानी कि द्रव दाब मापी नली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपको फिगर में दिखाई गई है, ये एक द्रव दाब मापी नली यानी कि ये पाइप है और पाइप में जो है पीजोमीटर लगा हुआ है। पीजोमीटर लगा हुआ है तो यहां से इससे हम जो है क्या करते हैं, इस पाइप का द्रव के दाब को मापते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये साधारण कांच की एक नली होती है और देखिएगा इसके बारे में कि कम से कम इसका व्यास कितना होता है, 1.3 इसका व्यास होता है, 1.3 सेंटीमीटर का इसका व्यास होता है, ताकि केशिका नली की तरह ये क्रिया न करे। ठीक है, और नली का एक सिरा जो है उस द्रव के बर्तन से जोड़ देते हैं, यानी कि पाइप से जोड़ देते हैं, या टैंक या फिर दीवार का छेद जो होता है उसमें लगा देते हैं जिसका दाब हमें मापना है। ठीक है, तथा दूसरा सिरा हम जो है वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। ठीक, और नली की ऊंचाई इतनी पर्याप्त रखी जाती है ताकि इसमें से द्रव बिना ऊपर से निकले या छल के काफी ऊंचाई तक चढ़ सके। ठीक, तो इस तरीके से रख करके इस पोजीशन में हम जो है द्रव का दाब माप सकते हैं। तो किसी बिंदु पर दाब बराबर जो होता है वो होता है द्रव स्तंभ की नली में चढ़ी उस बिंदु की ऊंचाई, यानी कि जितनी ऊंचाई तक ये द्रव चढ़ेगा उतना ही हम क्या कहेंगे, उस बिंदु पर दाब कहेंगे। ठीक है, तो H = P अपॉन स्मॉल w, और स्मॉल w हमने बताया था कि स्मॉल w होता है रो जी। ठीक है, क्या होता है, रो जी होता है, इसी को हम यहां पर रखेंगे। तो H = P अपॉन रो जी हो जाएगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी एच, जब हम इसको यहां पर लाएंगे। ठीक है, तो P इक्वल टू रो जी एच हो जाएगा। अब बात करते हैं साधारण यूट्यूब। अब देखिएगा एक बात और आप यहां पर ध्यान रहे कि जिस छेद में, जिस पोजीशन में पीजोमीटर नली लगाई जाए उसमें खरोंच या फिर धार आदि न हो, ना तो खरोंच होनी चाहिए ना ही धार होनी चाहिए। ठीक है, नली में मोड़ आदि अधिक न हो। पीजोमीटर नली से गैस दाब नहीं मापे जाते क्योंकि गैस अपनी सतह नहीं बनाए रख सकती। ठीक है, अपनी सतह बनाए नहीं रख सकती, और पीजोमीटर नली के उच्च दाब भी नहीं मापा जा सकता है क्योंकि
तब नली की लंबाई जो है बहुत अधिक हो जाती है और असुविधाजनक होती है। साथ ही इससे अति निम्न दाब भी ठीक तरीके से नहीं मापा जाता है। तो देखिए इसमें जो है केवल और केवल किसी पाइप या किसी बर्तन का दाब ही नॉर्मल तरीके से माप सकते हैं, ठीक है, ज्यादा अधिक नहीं, ज्यादा कम नहीं। अब बात करते हैं साधारण यूट्यूब या साधारण यू नली द्रव दाब मापी, साधारण यू नली द्रव दाब मापी यानी कि यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर के बारे में। तो देखिएगा यह द्रव मापी साधारण कांच की नली को यू आकार से मोड़कर बनाया जाता है। इसमें नली का एक सिरा पाइप या बर्तन के छेद से जुड़ा होता है। यहां दाब मापना होता है, जहां पर हमें दाब मापना है वहां पर उसको जोड़ देते हैं, इसका एक सिरे को, दूसरे सिरे को वायुमंडल में खुला रहना देते हैं। तथा यू नली में अधिक आयतन घनत्व वाला उपयुक्त द्रव भरा होता है जो पहले द्रव के साथ घुलनशील नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि मरकरी को भर दिया, इस तरीके से हम यहाँ पर भर देते हैं, ठीक है। चलिए यू नली द्रव दाब मापी से दाब मापते समय जो है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए एक ही क्षैतिज में सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सभी दाब पानी की सेंटीमीटर में ऊंचाई के पदों में व्यक्त किए जाने चाहिए, ये सरलता के लिए इंपॉर्टेंट है। केवल ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयां ही समीकरण में प्रयोग की जाएं, यानी कि खड़ी ऊंचाइयां। यू नली में जहां दाब ज्ञात करना है उसी सिरे से समीकरण बनाना शुरू करें। यदि समान यानी ज्ञात बिंदु जहां दाब पता हो हमें, उससे नीचे के बिंदु पर दाब करना हो, दाब मापना हो, तो उससे संबंधित द्रव स्तंभ की ऊंचाई पॉजिटिव लिखनी चाहिए, अन्यथा निगेटिव ही लिखनी चाहिए, ठीक है। धनात्मक दाब के बारे में बात करते हैं। आइए धनात्मक दाब के लिए हम क्या करते हैं, देखिए माना एक बंद पाइप है, बिंदु ए पर दाब ज्ञात करना है। एक बंद पाइप है ये, और ये एक पाइप है, इस और बिंदु ए पर जो है हमें दाब ज्ञात करना है। तो एक्स एक्स आधार रेखा हमने यहां पर खींची, तो यहां पर देखिएगा यहां पर जो है एक अन्य प्रकार का द्रव भरा हुआ है जो इसमें द्रव पानी में घुलनशील नहीं है। तो H1 हम मान लेते हैं यू नली की बाईं भुजा में द्रव तल की आधार रेखा से ऊंचाई, यानी कि H1 द्रव बाईं, और ये हो गया H1 नली में क्या हो गया, बाईं भुजा में द्रव की ऊंचाई। H2 यू नली की दाईं भुजा में द्रव तल की आधार रेखा से ऊंचाई यहां पर, ठीक है। और H क्या है, पाइप में द्रव का दाब। H जो हमने यहां पर पाइप में द्रव का दाब पानी के शीर्ष पदों में, ये शीर्ष पदों में है यानी कि पानी की हाइट में है, ठीक है। S1 यानी कि हल्के द्रव पानी का अपेक्षित गुरुत्व, और S2 क्या है, भारी द्रव यानी कि पारे का अपेक्षित गुरुत्व। तो आधार रेखा से x अक्ष से ऊपर दाईं भुजा में दाब H2 और आधार रेखा से x अक्ष भुजा से बाईं भुजा में H प्लस H1 S2 हो जाएगा, ठीक है, H प्लस H1 S1। अब दोनों तरफ दाब बराबर रखने पर हम क्या करते हैं, H प्लस H1 S1 और इक्वल टू H2 S2। तो H इक्वल टू H2 S2 माइनस H1 S1, और ये किस तरीके से यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं। देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां से हम चलेंगे जहां से हमें ये नापना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम देख रहे हैं कि जो यहां पर है, ठीक है, तो ये क्या है, H है पहले तो, ठीक। यहां से स्टार्ट करेंगे तो हमने लिया H, ठीक है, और आगे चलेंगे प्लस, यहां से हम चल रहे हैं तो हमने माना H1, और ये इसकी जो स्पेसिफिक है, मतलब हम कह रहे हैं कि अपेक्षित गुरुत्व है वो कितना है, ये है S1, ठीक है, और इस द्रव का है S2। तो हम क्या देख रहे हैं कि H यहां से शुरू किया, यहां से नीचे आया इस हाइट तक, तो क्या हो गया प्लस में H1 S1, ठीक है। अब यहां से हम लेंगे नहीं, लेकिन इस आधार रेखा से ऊपर को चलेंगे, तो ऊपर को जाने पर हम लेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा H2 S2। तो इस तरीके से हम जो है इसको निकालते हैं, और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर P, ठीक। तो ये हम इसको निकालते हैं, तो दोनों को जब हम बराबर रखेंगे H2 S2, यानी कि देखिएगा हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था H प्लस H1 S1, और माइनस में यानी कि ऊपर जाएंगे तो माइनस लगेगा, तो H2 S2, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाने पर द्रव का दाब जो है वो घटता रहता है। तो हम लिखेंगे H प्लस H1 S1 और बराबर हो जाएगा H2 और S2। इस तरीके से हम इसको लिखने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से ये लिखा हुआ है। बस आप क्या करना है, जहां द्रव नापना है वहां से चलते रहना है, और नीचे की तरफ जो है प्लस लेना है, और जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे उसको माइनस लेते चलना है। बस इस तरीके से आपको देखना है। चलिए आगे देखते हैं ऋणात्मक द्रव दाब के लिए। ऋणात्मक दाब के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए जो ये मरकरी है, ये यहां तक मान लो ये मरकरी है, और ये मरकरी जो है थोड़ा इस आधार लाइन से ऊपर आ गई, ठीक है, आधार लाइन से ऊपर है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमें ए पर दाब नापना है, ठीक है, ए पर जो है दाब मापना। तो एक्स एक्स से ऊपर बाएं भुजा में दाब, इसमें हम दाब देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे H, तो ये हो गया H हो गया। और देखिए अब यहां पर नीचे की तरफ आएंगे, यानी कि प्लस, अब यहां पर देखेंगे पहले इस द्रव में, यानी कि H1 S1, ठीक है। अब ये दूसरा द्रव शुरू हुआ, दूसरा द्रव देखेंगे तो ये भी नीचे कोई है, तो प्लस H2 S2, ठीक है। एक्स एक्स
ऊपर दाई भुजा में हम देखेंगे, दाई भुजा में कोई भी द्रव नहीं है, ये एटमॉस्फेयर में खुला है, तो क्या हो जाएगा 0। तो दोनों तरफ दाब बराबर रखने पर हम क्या करेंगे, तो H प्लस H1S1 प्लस H2S2 और इक्वल टू में 0, यानी कि इक्वेशन और इक्वेशन दोनों बराबर रख देंगे। तो हम यहाँ पर H की वैल्यू निकालेंगे, तो H इक्वल टू माइनस H1S1 और प्लस में H2S2, इस तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे। अब देखिएगा भेद सूचक या फिर भेददर्शी द्रव दाब मापी डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। भेद सूचक द्रव दाब मापी किसी एक ही पाइप के दो स्थानों यानी कि अथवा दो विभिन्न पाइपों के बीच दाब के अंतर को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, ए व बी के बीच दाबांतर हमें निकालना है, ए और बी के बीच दाबांतर निकालना है। तो ए पर दाब माइनस बी पर दाब, यानी कि दाब का अंतर, दो पॉइंट के बीच दाबांतर क्या होता है, दोनों पॉइंट के दाबों का अंतर दाबांतर होता है। ठीक है, अब देखिएगा बिंदु ए पर जब हम निकालेंगे तो बिंदु ए पर कैसे, किस तरीके से, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया है HA। ठीक है, यानी कि हाइट के बाद हम निकाल रहे हैं तो HA आया। फिर यहां से हम नीचे को गए, यहां से नीचे गए तो हमारे पास क्या है H1S1। ठीक है, H1S1, तो हमने यहां पर क्या लिया है, देखिएगा यहां पर नीचे को इसने माइनस और ऊपर को हमने प्लस लिया है। कुछ भी आप साइन ले सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो लेकिन लेंगे हम अपोजिट, अगर ऊपर को हमने प्लस लिया है तो नीचे को माइनस लेंगे, अगर नीचे को हमने माइनस लिया है तो ऊपर को प्लस लेंगे। तो हमने नीचे को यहां पर माइनस लिया है, तो देखिएगा हम क्या करेंगे, ये अगर देखें तो यहां से ये भी नीचे को है तो माइनस HA आ जाएगा, ये भी नीचे को है, ये भी नीचे को है तो H1S1 आ जाएगा। अब यहां पर हमें देखना है, ठीक है, अब यहां पर हमें देखना है यहां से यहां, तो ये क्या है, ये बराबर है। ठीक है, तो यहां से हम लेंगे नहीं, तो हम क्या लेंगे, यहां से लेंगे ऊपर। ठीक, तो यहां से हम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका अगर H है तो क्या हो जाएगा H और S1, हमने क्या लिया H और S1। ठीक है, इसी तरीके से फिर से हम ऊपर गए, तो ऊपर जैसे ही हम गए तो हमने देखा कि H2 है और फिर दूसरा द्रव है तो H2S2, यानी कि ऊपर को हमने प्लस लिया, और फिर यहां पर B पर, तो B फिर से प्लस है तो HB हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा HB। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि HA माइनस HB जो यहां पर है और जो यहां पर है। ठीक है, तो HA माइनस HB हम कैसे कर रहे हैं कि इसको हम इधर लेगा तो ये माइनस का हो गया, इसको हम इधर लेगा तो ये प्लस का हो गया, तो HA प्लस में और HB माइनस में, इक्वल टू माइनस H1S2 और ये हो गया हमारे पास H2S2 और ये हो गया हमारे पास HS1। ठीक, इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं। ठीक, चलिए ये भी हमारे पास द्रव है और ये भी हमारे पास सेम द्रव है। ठीक है, ये है, यानी कि इसका भी स्पेसिफिक गुरुत्व H2 है, इसका भी स्पेसिफिक गुरुत्व H2 है, इसलिए हमने लिखा H1S2। ठीक है, दोनों ही द्रव सेम है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों में H2 कॉमन है, H2 कॉमन लिया तो H2 माइनस H1 बचा, और यहां पर HS1। देखिए माइनस H2 हम देखिए जब हम करेंगे, यानी कि इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये H2 माइनस का हो जाएगा और ये H1 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस में HS1 माइनस H2H जब हम करेंगे, कहां से, देखिए हम कहां से करने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा यहां पर अब कि H1 माइनस H2 को हमने क्या माना, H माना, H1 माइनस H2 को टोटल हमने क्या माना, H। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे S2 माइनस H2H और ये क्या हो जाएगा प्लस में S1H। तो जब हम H को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा S1 माइनस H2, पानी की ऊंचाई के पदों में जो भी हमें दाब निकालना है वो हमें यहां पर दाबांतर मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं HA माइनस HB इक्वल टू HS1 माइनस S2, ये है पानी की ऊंचाई के पदों में। ठीक है, इसी तरीके से उल्टी यू नली के भेद सूचक, उल्टी यू नली भेद सूचक द्रव दाब मापी क्या होता है, इन्वर्ट यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो देखिएगा आपका फिगर दिखाई दे रहा है, उल्टी यू ट्यूब है, यानी कि उल्टी कोई यू हमने बना दिया और इसमें हमें जो है इसके किनारों पर ये पानी का दाब हमें निकालना है। तो देखिए इसमें जहां जिन बिंदुओं पर दाब ज्ञात करना होता है वहां पर जो है उल्टी दाबांतर हम निकालते हैं, यानी कि जो हमें दाबांतर निकालना है उल्टी यूट्यूब नली उसके सिरों पर जोड़ देते हैं। मान लो बी पॉइंट पर निकालना है, ए पॉइंट पर निकालना है, तो वहां पर हमने क्या किया कि जो यूट्यूब है हमारे पास उसको हमने जोड़ दिया, जिसमें अपेक्षाकृत हल्के जो है आयतन घनत्व वाला द्रव भरा होता है, हल्के आयतन वाला द्रव घनत्व भरा होता है, यानी कि ये वाला और ये वाला। ठीक है, दोनों को हम जोड़ देते हैं। देखिए ये इस द्रव घन जो हमारे पास अपेक्षित गुरुत्व है वो S2 है, इसका भी हमारे पास अपेक्षित गुरुत्व जो है वो S2 है और इसका क्या हो गया S1।
ठीक है, तो हम कहां से चलेंगे, हम फिर से यहां से स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहां से हम ऊपर को चले। तो ये देखिएगा इस तरीके से ए व बी के बीच दाबांतर, हम यहां पर देख रहे हैं ए बी के बीच दाबांतर। तो ए बी के बीच दाबांतर यानी कि ए पर दाब माइनस बी पर दाब, ए और बी के बीच में दाबों का अंतर देख रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी के बीच दाबांतर यानी कि हम कहां से शुरू करेंगे, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से शुरू करेंगे। तो एच ए और कितना है इस पे जो इसका गुरुत्व है, अपेक्षित गुरुत्व, वो कितना है S2, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा हमारे पास HA। ठीक है, और ऊपर को चलेंगे तो ऊपर को हम लेंगे प्लस, तो यानी कि प्लस और H1 S2, तो H1 और S2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम जो है इस रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ यहां पर आते हैं, यहां पर हम ले रहे हैं नीचे को हम लेते हैं माइनस, तो हमने लिया, देखिए शुरू से हम लिखते हैं यहां पर, तो हमने यहां पर लिखा HA, ऊपर को गए तो यहां पर लिखा प्लस में H1 S2। ठीक है, अब यहां से लेंगे तो माइनस में आएंगे, तो माइनस HS1। ठीक है, ये भी माइनस में होगा तो माइनस में होगा हमारे पास H2 और ये भी हमारे पास माइनस में होगा तो माइनस के HB, कितना होगा माइनस के HB। ठीक है, तो HA प्लस H1 S2 माइनस HS1 और माइनस में H2 S2 माइनस HB इक्वल टू 0। तो यहां पर हम लिख रहे हैं HA प्लस H1 S2 और ये हो जाएगा माइनस HS1 माइनस H2 S2 और माइनस के HB और इक्वल टू 0। ये यहां पर ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट आप नहीं लिखेंगे, क्लियर। तो यहां पर आप देखिएगा HA H1 S2 और यहां पर माइनस HS1 माइनस H2 S2 और यहां पर माइनस HB इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिएगा इसको लिया है और इसको लिया है, तो HA माइनस HB हो जाएगा। ठीक है, HS1 यानी कि इनको हम जो है इधर की साइड ले जाएंगे तो HS1 ये प्लस का हो जाएगा। अब इसको भी हम इधर की साइड ले जाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा और इसको इधर की साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो H1 और S2। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा HS1 प्लस यहां से S2 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, H2 और H1 बचा, तो H2 माइनस H1 होगा। ठीक है, अब H2 माइनस H1 को हमने लिखा H, तो यहां पर H और यहां पर अंदर बचेगा S1 माइनस S2, तो HA माइनस HB यानी कि जो हमारे पास दोनों पॉइंट थे उनके बीच दाबों का अंतर यानी कि दाबांतर कितना हो गया, H और S1 माइनस S2। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी दाब मापी का अध्ययन किया है वो 2 kgF अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक दाब नहीं माप सकते। ये आप देख लीजिएगा कौन कौन से, यूनली भेदक सूचक और हमारे पास था पीजोमीटर दाब मापी। ये जो हैं अभी तक हमने जो भी स्टडी किया है वो 2 kgF पर सेंटीमीटर से ज्यादा दाब नहीं माप सकते। ठीक है, अब बात करते हैं यांत्रिक गेज के बारे में। यांत्रिक गेज क्या होता है, देखिए यांत्रिक गेज यानी कि हमने अभी देखा कि अभी तक जो भी हमने दाब मापी का अध्ययन किया है वह 2 kgF पर सेंटीमीटर से अधिक दाब नहीं माप सकते हैं। ठीक है, परंतु यांत्रिक गेज जो है अत्यधिक दाब मापने में समर्थ है। अब बात करते हैं तो जो 2 kgF पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब से अधिक माप सकते हैं, तो ठीक है, तो यह है यांत्रिक गेज। यांत्रिक गेज क्या है, तो इस प्रकार के दाब मापी में जो है स्प्रिंग या फिर अचल भारों के संतुलन के आधार पर तरलों का जो दाब है वो मापा जाता है। और ये कैसे कैसे मापा जाता है आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है बॉर्डन-नली दाब गेज। बॉर्डन-नली दाब गेज, तो देखिएगा बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आप इस फिगर को देखिएगा, ये फिगर आपको देखने में तो हार्ड लगेगा लेकिन क्या है जब इसको समझेंगे तो आपको ये कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा यह दाब मापी बहुत प्रयोग में आता है। सबसे पहले हमने देखा कि यह दाब मापी जो है काफी ज्यादा प्रयोग में आता है। ठीक है, परंतु यह दाब मापी बहुत ज्यादा प्रयोग में आता है परंतु अचल भार दाब मापी से अधिक सुग्राही यानी कि सेंसिटिव नहीं होता। यानी कि अचल का मतलब होता है जो भी उसमें स्प्रिंग लगे होते हैं तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो उनसे ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता। इसमें एक कांसा या फिर लोहे से बनी नली पैमाना की ही मौलिक अंग है। ठीक है, यानी हम कह रहे हैं कि इसमें एक कांसे की या लोहे की नली होती है और यही इसका क्या है मौलिक अंग है। यही दाब के प्रभाव को नाप कर बताती है। ठीक है, जब यह गेज दाब मापन बिंदु से जोड़ा जाता है यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर दाब हमें मापना है यह उस बिंदु से जोड़ा जाता है तो दाब के अधीन द्रव नली में बहने लगता है और नली के आने वाले द्रव के कारण बना आंतरिक दाब नली को वृत्ताकार बनाने का प्रयास करता है और तब नली सीधी होने लगती है। और सीधी होने पर नली में क्या होता है, नली में पैदा हुआ प्रत्यक्ष विरूपण सुई को घुमा देता है। तब दाब को स्केल पर हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और दाब की जो इंटेंसिटी है वो हम बता देते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जब यह गेज दाब मापक बिंदु से जोड़ा जाता है तो उसी के अधीन कार्य करने लगता है। यानी कि जो इसके अंदर दो द्रव होता है
वो जो है बहने लगता है, इस नली में द्रव बहने लगता है। और नली में आने वाले द्रव के कारण जो है ये नली सीधी होने लगती है, और सीधी होने पर जैसे देखिए ये जैसे ही नली इधर को सीधी होगी तो क्या होगा, ये इधर खिसकेगा और इधर खिसकेगा, तो ये जो गियर हिंज लगा हुआ है ये इसको घुमाएगा, और ये जब इसको घुमाएगा तो ये सुई जो है इधर या फिर इधर जो है इस पर पैमाने पर जाएगी। जो पैमाने पर जितनी सुई जो है विक्षेप होगा जितना सुई में, उसको हम जो है पढ़ लेते हैं और द्रव का दाब बता देते हैं। क्लियर, ये होता है। अब डायफ्राम क्या है, डायफ्राम की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा यहां पर डायफ्राम, इस दाब मापी में दाब को मापा जाता है, इस दाब मापी में दाब को मापा जाता है। इसके एक लहरियादार डायफ्राम होता है, लहरियादार यानी कि जो है लहराने वाला, कह सकते हैं कि अगर उस पर दाब पड़ेगा तो वो जो है नीचे को झुक जाएगा, दाब हटेगा तो वह ऊपर को उठ जाएगा। इस तरीके से जितना दाब पड़ेगा वो उतना ही नीचे को झुक जाता है, जो एक धातु के बॉक्स में लगा होता है। बॉक्स के अंदर निर्वात रहता है। डायफ्राम पर दाब आने पर वह विक्षेपित होता है, और यह विक्षेपण सूची डायल पट यानी कि स्केल पर शो करता है। वहां पर अंकों को पढ़ लिया जाता है और दाब को बता दिया जाता है। देखिए अचल भार दाब गेज, अचल भार दाब गेज क्या होता है, देखिए आइए अचल भार दाब गेज क्या होता है। देखिए यहां पर पहले ये डायफ्राम वाला फिगर है, ये इस तरीके से होता है, ठीक। तो यहां पर देखिए ये डायफ्राम है, ठीक है, ये यहां पर अब स्प्रिंग की पत्ती लगी होती है, तो और ये डायफ्राम है। तो देखिए जितना ये दाब होगा यानी कि ये नीचे को झुकेगा, तो ये झुकेगा तो यहां पर क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा, इस पर इफेक्ट पड़ेगा तो ये इसको घुमाएगा, और ये इसको घुमाएगा तो ये सुई जो है इधर और इधर डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब अचल भार दाब गेज पर बात करते हैं, डेड वेट प्रेशर गेज। डेड वेट प्रेशर गेज को हम देखते हैं सभी गेजों की तुलना में इस गेज के मापा गया दाब जो है शुद्ध प्राप्त होता है। इस गेज द्वारा जो दाब मापा जाता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, सबसे ज्यादा यही शुद्धता प्रदान करता है। तो यही कारण है कि इसकी मदद से दूसरी गेज अशांकिक यानी कि कैलिब्रेट की जाती है। अशांकिक का मतलब यह है कि इसी की सहायता से दूसरे जो गेज हैं वो चेक किए जाते हैं। इसका मुख्य भाग एक सिलेंडर होता है जिसमें दाब के अधीन तरल प्रवेश करता है, और पिस्टन पर डाला गया दाब उसके कारण जो है बल लगाता है। अब देखिएगा ये एक पिस्टन है, ये एक नली है, इसमें जो है दाब भरा हुआ है, ठीक है। अब इस पर हमने भार रखा तो ये पिस्टन नीचे की तरफ जो है दबी, जितना द्रव्य इसमें जो है प्रवेश करेगा तो क्या होगा, उसी के आधार पर ये जो है सुई जो है उसको घुमाकर बता देगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अचल भार दाब गेज कहते हैं, और इसको हम पढ़ लेते हैं, यही हमारा दाब की वैल्यू होती है। तो यहां पर आज हमने देखा यूनिट नंबर सेकंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर के द्रव एवं वायवीय इंजीनियरिंग हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स सब्जेक्ट के यूनिट नंबर सेकंड को हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। इससे बाहर आपका कोई भी एक भी टॉपिक नहीं जाएगा। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके न्यूमेरिकल्स की। सभी न्यूमेरिकल्स को हम जो है इजी तरीके से वहां पर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि जो भी हम वीडियो यहाँ पर डालते हैं वो आपके मोबाइल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ।